मित्रों नमस्कार। जनमत एक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज हम बीजेपी की चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। बीजेपी में एक विवाद चल रहा है, या कहें कि एक बयान आया जिसकी वजह से वो विवाद खड़ा हो गया। और वो विवाद था केशव प्रसाद मौर्य का, जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं योगी के मंत्रिमंडल में। और उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ब्रजेश पाठक के साथ मिलकर पार्टी को चुनाव हरवाने की कोशिश की। ब्रजेश पाठक के साथ मिलकर पार्टी को चुनाव हरवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पार्टी वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से हटाना चाहते हैं। और इस खेल में वो मोहरा बने हुए हैं, और वो मोहरा केंद्रीय नेताओं का बने हुए हैं। केंद्र में बड़े नेता कौन है वो आपको साफ मालूम है कि बीजेपी में किसकी चलती है, किसकी नहीं चलती। तो केंद्र के नेताओं का एक वर्ग जो है वो योगी जी को पसंद नहीं करता है। संघ के दबाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनको कभी स्वीकार नहीं किया गया, उन्हें कभी खुला हाथ नहीं दिया गया, और उनको हटाने की कोशिश की गई लगातार। इस बार भी जब लोकसभा में चुनाव हारे तो एक हाल में यूपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस कार्यकारिणी में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया जिसकी वजह से बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि संगठन जो है वो सरकार से ऊपर है, ये उन्होंने कहा। और इस सेंटेंस को मीडिया ने पकड़ लिया, और मीडिया ने उसके बाद इसे उछाला और कहा कि संगठन के नाम पर योगी जी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। योगी जी को बताया जा रहा है कि आपका पद संगठन से ऊपर नहीं है। संगठन को जो कमान संभालेगा संगठन की, उसकी बात आपको माननी होगी, वो आपसे बड़ा होगा। ये बात कहाँ तक सच है बीजेपी में कि संगठन बड़ा है या सरकार? इसके मेरे कुछ निजी अनुभव हैं, मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी में ये मुद्दा तब उठा था जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तब इस बात पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी कि संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है, संगठन का हाथ ऊपर रहेगा या सरकार का हाथ ऊपर रहेगा। तो उसी समय ये तय हो गया था कि सरकार बड़ी है, संगठन बड़ा नहीं है। संगठन का काम है पार्टी को सत्ता में लाना। जब वो सत्ता में ले आते हैं तो उसके बाद संगठन की भूमिका गौण हो जाती है, और सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहती है। इसलिए सरकार की बात को संगठन को सुनना चाहिए। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आपको बीजेपी, देखिए पॉलिटिक्स में हर जो चीज होती है उसके मायने होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं। अगर आप कोई भी पोस्टर पार्टी का छपा हुआ देखेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि जो प्रधानमंत्री है उसका कद ऊंचा दिखाया जाता है और पार्टी अध्यक्ष का कद नीचा दिखाया जाता है। क्या आपने कभी देखा है, अगर संगठन बड़ा है, क्या आपने कभी देखा है कि जेपी नड्डा जी के कद को नरेंद्र मोदी के कद से ऊपर दिखाया गया हो पोस्टर में? पोस्टर में फोटो के साइज भी मीनिंगफुल होते हैं। पॉलिटिक्स में अगर किसी पार्टी का फोटो छपता है और किसी पार्टी के नेता का फोटो छपता है, उसके भी मीनिंग होते हैं, उसके भी मीनिंग लगाए जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिप्लोमेसी होती है उसी तरह से है, उसमें भी लगाए जाते हैं, इसमें भी लगाए जाते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि नड्डा जी का पद जो है वो नरेंद्र मोदी से ऊपर हो, या किसी पार्टी के, देखिए कोई भी चुनावी रैली हो,
कोई भी पार्टी की सभा हो, उसमें जो सबसे वरिष्ठ नेता होता है वो सबसे अंत में बोलता है, उसके बाद कोई नहीं बोलता है। उसके जब वो बोल लेता है तो मान लिया जाता है कि अब बैठक का अंत हो गया या रैली का अंत हो गया। क्या आपने किसी भी सभा में नड्डा जी को सबसे लास्ट में बोलते हुए देखा है, और नरेंद्र मोदी उनसे पहले बोले हों और नड्डा उनसे बाद में बोले हों? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बीजेपी में 1900, जो मैंने आपको बताया, 98 के बाद ही ये बहस छिड़ी थी, और उसके बाद ये मान लिया गया था कि संगठन का काम है पार्टी को सत्ता में लाना, और एक बार पार्टी सत्ता में आ जाती है तो जो प्रधानमंत्री है, जो सरकार का नेता है, वही जो है वो लास्ट वर्ड है। और ये बात जो है, दरअसल ये मुद्दा जो है, ये कम्युनिस्ट पार्टी और नॉन कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ से उठा है। कम्युनिस्ट पार्टियों में पार्टी को, संगठन को सरकार से बड़ा माना जाता है, और नॉन कम्युनिस्ट पार्टियों में जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस में संगठन को सरकार से छोटा माना जाता है। तो इंदिरा गांधी हमेशा ही बड़ी नेता थी। कोई भी पार्टी का अध्यक्ष, या तो वो खुद ही अध्यक्ष भी रहती थी और प्रधानमंत्री भी रहती थी, कोई भी कांग्रेस का नेता। तो वहां भी ये बहस थी। वहां जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसके नेता को सबसे बड़ा माना जाता था। जैसे हमेशा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इवन नरसिम्हा राव, उनको बड़ा माना गया। उसके बाद राजीव गांधी, और अब भी राहुल गांधी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों में ये व्यवस्था उल्टी है। वहां पर पॉलिट ब्यूरो और पार्टी सर्वोच्च है, सरकार उसके अंडर है। तो बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसमें ये द्वंद्व था कि सरकार बड़ी है या संगठन। तभी ये तय हो गया था कि सरकार बड़ी है। इसीलिए आप बीजेपी ऑफिस में जाएं, कभी पुराने ऑफिस में या नए ऑफिस में, और वहां जो फोटो लगे होते हैं, मोदी जी का कद सबसे ऊपर होता है। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनका कद सबसे ऊपर होता था। पार्टी के अध्यक्ष का कद, उसकी फोटो भी ऊंची नहीं लगी होती थी, वो प्रधानमंत्री से नीचे ही रहती थी। आप देखेंगे फ्रंट की ओर नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, बैकग्राउंड में अध्यक्ष को दिखाया गया है। मोटे तौर पर ये दो जो हैं वो फोटो में जो लगती है। अगर आजकल आप हरियाणा में इसको देखें तो अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी और नायब सैनी की फोटोएं लग रही हैं। बडोली जी की तो अभी फोटो लगनी भी शुरू नहीं हुई, जबकि वो प्रदेश के अध्यक्ष है। अगर संगठन बड़ा है तो बडोली जी की फोटो नायब सैनी से पहले लगनी चाहिए, वो नहीं लग रही है, वो तो लग ही नहीं रही। आगे पीछे तो छोड़िए। तो केशव प्रसाद मौर्य की बात, ये जो बात है, ये सही नहीं है, और इसको तात्कालिक लाभ उठाने के लिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अन्यथा बीजेपी में ये क्लैरिटी है कि संगठन का काम पार्टी को सत्ता में लाना है, उसके बाद संगठन गौण हो जाता है। हालांकि मैं पूरी तरह से ये बात नहीं मानता हूं, और नरेंद्र मोदी को इस बात का मैं श्रेय देता हूं कि उन्होंने संगठन को नीचे तो रखा, लेकिन उसको कभी इररेलीवेंट नहीं होने दिया। जबकि जो अटल बिहारी वाजपेयी का समय था, उसमें संगठन को लगभग इररेलीवेंट कर दिया गया था। जो नॉन डिस्क्रिप्ट लोग थे पार्टी में, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता था, ताकि वो कोई काम ना करें, सरकार पर कोई दबाव ना डाल सकें। तो इस तरह ऐसा करने से पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ जब वो चुनाव में गई। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी ने अपने नीचे आदमी तो रखा, अपनी मर्जी का आदमी तो रखा, नया आदमी भी उठाया, लेकिन वो आदमी कभी गौण नहीं था। वो कभी ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल पावरलेस था और कुछ नहीं कर पाता था। संगठन भी हमेशा काम करता रहता है, अभी की स्थिति में, मोदी की स्थिति में। तो केशव प्रसाद मौर्य की ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि इसके रिवर्स है। और अब जो वहां परिस्थिति चल रही है, योगी बनाम अन्याय, उसमें योगी जी का हाथ धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है। और मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार कही है, संघर्ष के बाद
जो नेता ऊंचा हो जाता है उसका कद काफी ऊंचा हो जाता है, और किसी भी इंटरनल झगड़े में जो व्यक्ति हार जाता है उसका कद काफी गौण हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य को ये बात समझनी चाहिए। अगर वो अपने बलबूते पर, हालांकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बलबूते पर योगी को चैलेंज करें, कोई ना कोई उनको ये उकसावा दे ही रहा है, तो अगर वो कर रहे हैं तो वो अपनी मिट्टी खराब कर रहे हैं। हारने के बावजूद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब योगी जी जो है उन्होंने ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को साइडलाइन कर दिया है, और हो सकता है ये धीरे धीरे साइडलाइन में होकर जो है पार्टी के पीछे की पंक्ति है उसकी तरफ इनका रास्ता शुरू हो जाए। तो इस अंक में इतना ही। इसमें क्योंकि इस घटना की कि संगठन बड़ा है या पार्टी, मेरे पास निजी जानकारी थी जो उस दौर में मेरी बातचीत हुई थी 1998-99 के दौर में बीजेपी के नेताओं से, तो उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ और उसका पुष्ट प्रमाण भी दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर, वो उसको हमेशा आगे उसको फेस फेस उसका आगे रखा जाता है, और जो अध्यक्ष होता है वो नीचे। उसके उदाहरण भी मैंने आपको दिए। तो साथियों, ये अंक आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम एक ऐसा चैनल है जो प्रदेश, देश और विदेश तीनों की खबरें जो ज़रूरी होती हैं आपके लिए, आपको देने का प्रयास करता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छा मटेरियल सुनने को मिलेगा। साथियों, एक बार फिर यही अनुरोध है आपसे। एक बार फिर आपका नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।